सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में लेबर पार्टी जीत गई। चर्चिल जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे और जिनको क्रेडिट जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने का, वो इलेक्शन हार गए। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर एटली, उनका झुकाव हमेशा से कांग्रेस की तरफ था। लेबर पार्टी की तरफ से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी गई जो इस किताब में मैंने शामिल की हैं, उन्हें आप पढ़िए। मैं फिलहाल उसमें से सिर्फ एक चीज की तरफ जाता हूं कि 15 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट हुई। पूरी डिबेट उठाकर आप देखिए, उसमें कंजर्वेटिव, लेबर, यूनियनिस्ट एक पार्टी थी, ये तमाम लोग आपस में इनके जितने भी इख्तिलाफात हों, ये इस बात पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं कि लेबर गवर्नमेंट ने कहा कि जी ठीक है, इंडिया को आज़ादी देने के लिए हम एक कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं कि ये इंडियन लीडर्स के साथ बात करके एक प्लान बना लें कि किस तरह से इंडिया को आज़ाद करना है। अब वो जो प्लान बना वो ये था कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए इंडिया को। 2 ग्रुप्स वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अब हैं, तकरीबन कुछ ज्यादा इलाके उनमें शामिल होने थे उस ग्रुपिंग के मुताबिक, और तीसरा वो जो मेन इंडिया था। 10 साल के बाद इनमें से कोई भी ग्रुप अगर इस यूनियन से निकलना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मुस्लिम लीग ने ये प्लान इस शर्त पर कबूल किया कि हम 10 साल के बाद जरूर अलग होना चाहते हैं, और ये तो मुस्लिम लीग की पहले से ही पॉलिसी थी कि आज नहीं तो कल उसकी कोई देर सवेर की खैर है। 1940 में भी उन्होंने यही कहा था कि जंग के बाद बना लेंगे पाकिस्तान, तो वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस वजह से कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने जो एक्सेप्ट किया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो पाकिस्तान की डिमांड से हट गए। उनकी लंबी चौड़ी रेजोल्यूशन थी जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से एक एक पॉइंट वाजे किया था, और उसमें उन्होंने वाजे किया था कि हम पाकिस्तान की डिमांड पर कायम हैं, और उसे हासिल करने के लिए हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक समझते हैं कि ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। 10 साल में अलग हो जाते हैं, उस दौरान चीजें सेटल कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनानी थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इलेक्ट होनी थी, जैसे आपकी सेनेट इलेक्ट होती है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा, फिर जब वो एक्सेप्ट होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, फिर जब वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके बाद इंडिया आज़ाद होगा। तो वो वैसे ही अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कोई 7 साल से लेकर 20 साल का कम से कम नुस्खा था। अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उस किस्म के ना हो जाते, जिस किस्म के कश्मीर में मिसाल के तौर पर हो गए, मिसाल आपके सामने है, ये भी उसी जमाने की कंट्रोवर्सी है, आज तक हल नहीं हुई। तो अगर ये भी उसी तरह खटाई में पड़ता तो फिर आज भी ब्रिटेन अंग्रेजी बैठे होते यहाँ। बहरहाल जाहिर है कि ये 10 साल के अरसे के लिए जो ये इलाके इकट्ठे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा, उतने अरसे तो अंग्रेज ही रहेंगे था। दूसरी उसकी क्लॉज ये, उसका एक पॉइंट ये था कि वो फिलहाल एक हुकूमत बना ली जाएगी जो वॉइसरॉय के अंडर होगी, लेकिन उसके बहुत से मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इंडियन लीडर्स से इकट्ठे करके उनको काफी कंट्रोल दे दिया जाएगा। तो ये इंटरिम हुकूमत कहलाएगी वॉइसरॉय के अंडर, और ये 1919 वाले एक्ट के तहत कमोबेश ये काम करेगी। इस प्लान के मुताबिक अंग्रेजों का अगले 10-20 साल के लिए तो बंदोबस्त हो गया था ना इंडिया में, कि वो उतने अरसे रहेंगे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर अप्रूव नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में भी 20 साल के लिए ही चार्टर मिलता था ना। अंग्रेजों की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं उन्होंने बनाया था जिसमें लिखा हो कि हम 500 साल तक इंडिया पर हुकूमत कर रहे हैं या हम हमेशा करेंगे। यही होता था, 10 साल के लिए जी हम कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं, उसके बाद रिन्यू करेंगे। तो एक तरह से तो उन्होंने
वही चार्टर फिर अप्रूव करवा लिया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी करवाती थी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के साथ आजकल के ज़माने की। और जहां तक रह गई ये बात कि उन्होंने कोई क्लियरली इंडिकेशन दे दी हो कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा, ये भी कोई नई बात नहीं थी। 1919 में किंग ने कहा था, ब्रिटेन के, अपना पर्सनल प्रॉमिस दिया था कि अगला आइन जब बनेगा तो हिंदुस्तान उसमें डोमिनियन स्टेटस, आज़ादी, खुद मुख्तारी, वो कोई नहीं मिली थी 1935 के आइन में। तो ये इसका सबसे अहम पॉइंट है कि एक तरह से फिर वही गारंटी मिल गई थी, वो लीज मिल गई थी जो चली आ रही थी। और इससे कोई ये नहीं कह सकता था कि अंग्रेज जाने पर तैयार हो गए। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग ने तो इसको, जब ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो फिर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली। उसके बाद वायसराय ने वो गवर्नमेंट बनाई। मुस्लिम लीग ने शुरू में उसमें बैठने से इनकार कर दिया क्योंकि उस गवर्नमेंट में कांग्रेस को डोमिनेंट पोजीशन दी जा रही थी और भी इश्यूज थे। बाद में मुस्लिम लीग उस गवर्नमेंट में बैठी, अलबत्ता जैसा कि आपको मालूम है असेंबली में नहीं बैठी। अब वो जो गवर्नमेंट थी वायसराय के अंडर, नेहरू उसमें उस कैबिनेट के चेयरमैन या जो भी आप समझ लीजिए उसको, नेहरू खुद भी और उनका मीडिया भी इस तरह पोर्ट्रे करता था कि नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब भी आप देखिए ये विकिपीडिया वगैरह और दूसरे इंटरनेट पे, तो नेहरू को वहां प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा 1946 से कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इंडिया की जो असेंबली बन रही है ये सॉवरेन असेंबली है जो अंग्रेजों के अंडर है। हेड वायसराय है हुकूमत का अब भी अंग्रेज, और ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इंडिया आज़ाद भी है, वो सारी सॉवरेनिटी भी मिल गई है। तो ये सारा जो इंडिपेंडेंस लगाया हुआ था उसका यही मतलब था कि अंग्रेजों की हुकूमत में आपको सबसे टॉप पे रख दिया जाए, बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर, तो आप कहेंगे कि इंडिया आज़ाद हो गया। तो ये तो वही इल्ज़ाम जो जिन्ना वगैरह ने कब से लगाया हुआ था कि ये एक्चुअली इंडिया की आज़ादी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की ताकत के बल पर ये माइनॉरिटीज़ पर हुकूमत करें। तो वो सामने आ गया।